देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। पेशी के दौरान वकीलों ने कन्हैया से मारपीट की। 19 दिन बाद कन्हैया को जमानत मिली और 20 दिन बाद कन्हैया जेल से सीधे जेएनयू पहुंचा। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। आ गया कन्हैया। आप देख रहे हैं कन्हैया पर नॉन स्टॉप कवरेज। आ गया कन्हैया, वो कन्हैया जिसको 20 दिन पहले तक कोई जानता भी नहीं था, मीडिया भी नहीं जानता था। मीडिया पर यह आरोप कि कन्हैया को हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन कन्हैया तक मीडिया को पहुंचाया किसने? मोदी सरकार ने, मोदी सरकार के कदमों ने। यह हकीकत है। आज मोदी सरकार हिली हुई है, यह भी हकीकत है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि कैसे जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया ने जेल से रिहाई के बाद मोदी सरकार को हिला दिया है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जेल से रिहा हुए कन्हैया कुमार जब जेएनयू पहुंचे तो 1 घंटे के भाषण में मोदी पर हमले किए। अगले कुछ मिनटों में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से मोदी और उनकी सरकार पर कन्हैया के जबानी हमलों को दिखाएंगे। देखिए। मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, सुनते नहीं। उसको तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है। मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। गुरुवार की देर रात जब देश में प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए भाषण की चर्चा चल रही थी, तब जेएनयू कैंपस में छात्रों, शिक्षकों और मीडिया का जवाबड़ा देशद्रोह के आरोपी कन्हैया का इंतजार कर रहा था। 20 दिन जेल में रहने के दौरान पूछताछ, सवाल जवाब और कोर्ट की पिटाई के बाद कन्हैया पहली बार कैमरे के सामने आया। उम्मीद ये थी कि कोर्ट से कड़ी फटकार के बाद मिली जमानत कन्हैया की चुप्पी की वजह बनेगी, लेकिन कन्हैया बोला, 1 घंटे तक बोला, जोर से बोला, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। बहुत ही पर्सनल चीज है। मेरी माँ से आज लगभग 3 महीने के बाद मेरी बात हुई है। मैं जब भी जेएनयू में जाता था, मैं घर बात नहीं करता था। जेल जाके एहसास हुआ कि बराबर बात करनी चाहिए। आप लोग भी करते रहिएगा अपने घर वाले से बातचीत। तो मैंने अपने माँ को कहा कि तुमने मोदी पे बड़ा अच्छा चुटकी लिया। तो मेरी माँ बोली कि नहीं, वो मैंने चुटकी नहीं लिया, चुटकी तो वो लोग लेते हैं, हंसना हंसाना उनका काम है। हम तो अपना दर्द बोलते हैं, जिनको समझ में आती है वो रोते हैं, जिनको समझ में नहीं आती वो हंसते हैं। उसने कहा कि मेरा दर्द है, इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी भी किसी की माँ का बेटा है।
मेरे बेटे को देशद्रोह के आरोप में फंसा दिया है। तो कभी मन की बात करते हैं, कभी माँ की भी बात कर लें। जब प्रधानमंत्री संसद में कांग्रेस पर हमले कर रहे थे, तब संसद से 17 किलोमीटर दूर तिहाड़ जेल में अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहाई का इंतजार कर रहे कन्हैया ने भी भाषण सुना। पीएम ने संसद में सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन और उसके दोस्त खुर्शचेव की कहानी सुनाई थी। बोलने की आजादी छीनने के राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब देने के लिए मोदी ने ये कहा था। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान खुर्शचेव, वो उनके साथी थे, तो स्टालिन की मृत्यु के बाद स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, उसके विरुद्ध जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। खुर्शचेव ने कहा तुम्हें जवाब मिल गया। तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। और कन्हैया ने हिटलर, मुसोलिनी तक के नाम गिना दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना। करके फिर से एक्सट्रेडिशन लगा दिया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शचेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर रहे हैं। मुसोलिनी की बात कर दीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं, जिससे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। विरोधी मोदी सरकार पर सपने दिखाने के आरोप लगाते रहे हैं। काला धन, महंगाई के नाम पर मोदी सरकार को घेरा जाता है। लेकिन कन्हैया ने एक कहानी सुनाई, स्टेशन की कहानी, जादूगर की कहानी, जुमलों की कहानी। तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे जिसको टीसन कहा जाता है, वहाँ पर जादू का खेल होता है। जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए, और ये जुमलेबाज कर रहे हैं। और उसको कैसे भुलाया जाए? तो ऐसा करो, इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं, उनका फेलोशिप बंद कर दो। लोग क्या करने लगेंगे? कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो 5,000 और 8,000 देता था वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब बढ़ाने का मामला गया। बोलेगा कौन? JNU।
तो जब आपको गालियां पड़ रही है, चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग। उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डोम है। 20 दिन जेल में बिताकर लौटे कन्हैया ने मोदी सरकार पर हमले के लिए जेल के किस्से सुनाए। पुलिस कांस्टेबल से हुई बात सुनाकर कन्हैया ने देश में हर हर मोदी और अरहर मोदी के लग रहे आरोपों को और धार दे दी। कुछ लोग 3-4 कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो? हम बोले सच में लगाए हैं। फिर जाके लगाओगे? बोले एकदम लगाएंगे। बोले फर्क कर पाते हैं कि रेशनैलिटी खत्म हो गई? भाई साहब अभी 2 साल ही सरकार को आया हुआ है, 3 साल और झेलना है। इतनी जल्दी यह देश अपनी रेशनैलिटी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के 69% लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है। इस बात को डेमोक्रेसी केवल 31% लोग, और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। इसे आप अपनी हमेशा के लिए जीत मत समझिए। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के संसद में दिए भाषण के बाद पीएम के सत्यमेव जयते वाले ट्वीट पर विपक्ष ने भी हमला बोला था, लेकिन कन्हैया ने तंज कसा सत्यमेव जयते कहते हुए। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। संभवतः इमरजेंसी के बाद पहली बार जेएनयू का कोई अध्यक्ष जेल से लौटा है, वो भी देशद्रोह के आरोप में। कन्हैया अब दलित और लेफ्ट आंदोलन को साथ लेकर चलना चाहता है और नई सरकार बनने तक के दावे कर रहा है। सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके हम उसकी सरकार बनाएंगे। सबका साथ सबका विकास हम सचमुच स्थापित करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। 28 साल का कन्हैया 1 महीने के भीतर मीडिया में हीरो से विलेन और फिर हीरो की छवि गढ़ने में कामयाब हो रहा है। कन्हैया को अभी 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, केस अदालत में है और उसका अगला कदम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तय करेगा। लेकिन कन्हैया के आधी रात के संबोधन ने मोदी सरकार की नींद जरूर खराब कर दी। और अब कन्हैया आगे क्या करेगा, वो आगे देखते हैं। जेल से छूटने के बाद सवाल यह है कि कन्हैया अब आगे क्या करेगा। कन्हैया का एक्शन प्लान क्या है। कन्हैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नेता नहीं हूं, छात्र हूं। इस बीच कन्हैया ने एबीपी न्यूज से खास मुलाकात में कहा कि जेएनयू छात्र संगठन की काउंसिल अगर कहेगी तो वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के लिए प्रचार करने जाएगा, जैसा सीताराम येचुरी ने कहा। देखिए, मैं बिहार में कैंपेन करने के लिए पूरे बिहार में नहीं गया था। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट खड़े थे सीपीआई की तरफ से, वो इतने ईमानदार, इतने अच्छे कैंडिडेट थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो है उनके समर्थन में गया था। कोई जो है जेएनयू एसयू की तरफ से टीम बनाकर नहीं गया था, मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से गया था। रही बात बंगाल चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव, पंजाब चुनाव, मुझे लगता है कि मुझे जेएनयू के स्टूडेंट ने वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुना है। यहाँ की काउंसिल जो फैसला करेगी, जो मैंडेट देगी, अगर वो कहेगी कि आप बंगाल जाइए तो बंगाल क्या, हम पंजाब भी जाएंगे, लेकिन हम काउंसिल के हिसाब से।
9 बजे पूरी बातचीत देखिए कन्हैया कुमार से। आज की तारीख में जारी है कन्हैया पर नॉन स्टॉप कवरेज। आगे हम देखेंगे जेएनयू में कन्हैया के मोदी सरकार पर और हमले, और यह भी कि कन्हैया ने ऐसा क्यों बोला। जब अजय मेहता ने बंधन बैंक के साथ अकाउंट। अब देखना हमारी खास कवरेज। आ गया कन्हैया। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए कन्हैया ने कल रात जेएनयू कैंपस में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। अब आपको हम दिखाएंगे कि कन्हैया ने अपने भाषण में आखिर ऐसा क्यों बोला, क्या मतलब था उसका। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी भी कन्हैया के निशाने पर थी। पहले सुनिए स्मृति पर कन्हैया ने क्या कहा, फिर बताएंगे ऐसा क्यों कहा। एक बात मैं कह देता हूं, और मेरी जो महिला साथी है वो अदरवाइज ना ले। मैंने पहली बार स्मृति ईरानी जी के अभिनय कौशल को देखा। पार्लियामेंट में क्या परफॉर्मेंस था। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मैं क्या देख रहा हूं। लोकसभा चैनल है, लोकसभा टीवी है या स्टार प्लस है। Respected, most respected, extremely respected, Madam Smriti Irani ji, we are not your child, we are genuine. And you seriously think about us, जो आप नहीं सोचती हैं, तो ये सेडिशन वेडिशन का तमाशा बंद कीजिए। हमारा फेलोशिप हमको दे दीजिए, और रोहित की हत्या जो हुई है उसकी नैतिक जिम्मेवारी ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने नैतिकता की बहुत बात की। कन्हैया ने ऐसा क्यों कहा। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने जेल से बाहर आते ही मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर तीखा हमला भी किया और तंज भी कसा। कन्हैया ने स्मृति के अभिनय कौशल की तारीफ करते हुए इसीलिए तंज कसा क्योंकि स्मृति टीवी कलाकार रह चुकी हैं। कन्हैया ने स्टार प्लस का नाम लिया। टीवी है या स्टार प्लस? क्योंकि कई सालों तक स्मृति स्टार प्लस पर प्रसारित हो चुके क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में अभिनय कर चुकी हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पहली बार एक घर एक रिश्ते को तोड़ रहा है, और वैसे ठीक ही तो है। अगर रिवाज तोड़ने से इंसान को मुक्ति मिलती है तो यही सही। और कन्हैया के जेल में रहने के दौरान स्मृति ने जिस आक्रामक अंदाज में लोकसभा में भाषण दिया था उसकी काफी चर्चा हुई थी। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं। नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद से ही जेएनयू के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए देशद्रोह के आरोपी कन्हैया जब जमानत पर छूटे तो रोहित वेमुला के लिए जारी संघर्ष को दोहराया। कन्हैया का भाषण सुनिए, फिर रोहित की कहानी आपको बताएंगे। जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। यह नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। देखो, एक रोहित को मारे हो, उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है, कितना बड़ा बनकर के देश में खत्म हुआ है, आपको देखिए। कन्हैया आरोप लगा रहा है कि रोहित वेमुला की मौत पर हुए विवाद को दबाने के लिए साजिश रची गई।
दरअसल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद उसके साथियों ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जातिवाद, उग्रवाद और राष्ट्र विरोधी राजनीति का अड्डा बताया गया था। आरोप है कि इसके बाद अंबेडकर छात्र संघ से जुड़े 5 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया। पीएचडी कर रहा 22 साल का रोहित वेमुला भी इनमें शामिल था। 17 जनवरी को रोहित ने कथित तौर पर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। इस पर काफी विवाद हुआ था और विपक्ष ने भी सरकार पर हमले किए थे। तो जेएनयू में देश विरोधी नारों के बाद आरोप लगे कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है और इसे बंद कर देना चाहिए। कन्हैया ने इस आरोप का भी जवाब दिया। आज आप यहां खड़े हैं, आप यहां बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर एक हमला हुआ है। सचमुच ये बड़ा हमला है, लेकिन ये हमला मेरे दोस्त आज नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बकायदा एक कवर स्टोरी किया गया था जेएनयू के ऊपर। स्वामी जी का बयान आया था जेएनयू को लेकर के, और मुझे डेमोक्रेसी में पूरा भरोसा है। अगर एबीवीपी के मेरे दोस्त सुन रहे हैं तो मेरा सादर अनुरोध है उनसे, एक बार स्वामी जी को ले आइए, आमने सामने विमर्श कर लेते हैं। तार्किक तरीके से, कुतर्क से नहीं, अगर तार्किक तरीके से वो साबित कर देंगे कि जेएनयू को 4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए, तो मैं उनकी बात पे सहमत हो जाऊंगा। अगर नहीं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, जैसे पहले देश से बाहर थे फिर चले जाइए देश का कल्याण। कन्हैया के भाषण में स्वामी का नाम लेने और उनको बहस के लिए चुनौती देने के पीछे हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के वो बयान जो वो बार बार जेएनयू के चरित्र और वहां होने वाली गतिविधियों के बारे में देते रहे हैं। आज ये जेएनयू जो है, ये इसमें देशद्रोही लोग ही पनप रहे हैं, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वहाँ जो पढ़ने चाहते हैं उनको पढ़ने भी नहीं देते। तो इनको अंदर जरूर डालना चाहिए, पहले कटघरे में खड़ा करके फिर उनको जेल भेजना चाहिए। कन्हैया ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक हमले किए। कहा कि जुमलों को सभी समझ रहे हैं। तो क्या है ये जुमले की पूरी कहानी, वो आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे जिसको टीसन कहा जाता है, वहां पर जादू का खेल होता है। जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई वादे किए थे। इनमें विदेशों में जमा काला धन वापस लाने और इस काले धन का पैसा लोगों के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की बात भी शामिल थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने इसे चुनावी जुमला करार दिया था। इसी तरह चुनाव प्रचार में महंगाई कम करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वादा भी किया गया था। अच्छे दिन। हालांकि
के आंकड़ों में तो महंगाई कम हो गई, लेकिन हकीकत में जरूरी चीजों के दाम कम नहीं हुए। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़ पाए जितना वादा किया गया था। कन्हैया ने अपने भाषण में जेएनयू में डस्टबिन में कॉन्डम्स का जिक्र भी किया। इस भाषण के पीछे का पूरा सच देखिए। उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर्ड वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डम है। डस्टबिन में कॉन्डम गिनने की बात करते हुए कन्हैया ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। वजह है वो मैसेज जो कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस मैसेज में सफाई कर्मचारी के हवाले से दावा किया गया था कि जेएनयू में हर रोज 2000 शराब की बोतलें मिलती हैं, 10,000 से ज्यादा सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं। जेएनयू कैंपस के भीतर ही 3000 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम मिलते हैं और करीब 500 इस्तेमाल हो चुके अबॉर्शन के इंजेक्शन भी मिलते हैं। ये मैसेज इस कदर वायरल हुआ कि राजस्थान के अलवर से बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी इसके फेर में आ गए थे और यही मैसेज जनता को पढ़कर सुनाते हुए जेएनयू के चरित्र पर सवाल भी खड़े किए थे। 3000 से अधिक प्रयोग में किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे पोकरम करते हैं। 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये मैसेज झूठा साबित हुआ था। ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कन्हैया के बारे में कई बातें लिखी हैं। हम बारी बारी से हर बात का सच आपको बताएंगे। पहली बात ये है कि कन्हैया करीब 29 साल का है। चाहे पीएचडी हो या फिर एमबीबीएस की पढ़ाई, दोनों 29 साल की उम्र तक खत्म हो जाती है। कन्हैया ऐसा कौन सा कोर्स कर रहा है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, या फिर वो खत्म नहीं करना चाहता? एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि कन्हैया इस साल 2 जनवरी को 29 साल का हो चुका है और वो जेएनयू के इंटरनेशनल स्टडीज विभाग से अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी कर रहा है। जहां तक कोर्स खत्म होने की बात है, पीएचडी करने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मैसेज का पहला दावा आधा सच है और आधा झूठ। मैसेज में दूसरा दावा ये है कि मिडिल क्लास परिवार से आने वाले छात्र 25 से 28 साल की उम्र तक काम करने लग जाते हैं। कन्हैया गरीब परिवार से आता है। हैरानी ये है कि वो बिना कमाए गुजारा कैसे चला रहा है। इस दावे का सच ये है, जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों को सस्ते दाम पर रहने और खाने पीने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा कन्हैया को हर महीने 5000 रुपए की फेलोशिप भी मिलती है। तीसरा दावा ये किया गया है कि गिरफ्तारी के बाद कन्हैया ने देश के सबसे अच्छे वकीलों को पैरवी के लिए रखा। आश्चर्य इस बात का है कि कन्हैया के ये बिल कौन भर रहा है और क्यों? इस दावे की पड़ताल में एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि जो 3 वकील कन्हैया का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। ये दावा झूठा साबित हुआ है। चौथा दावा ये है कि कन्हैया 3 महीने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गया था। उस दौरान क्लासेस का क्या हुआ और इसके लिए पैसे कहां से आए? पड़ताल में पता चला कि कन्हैया बिहार चुनाव में प्रचार के लिए गया जरूर था, लेकिन 3 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 8 से 10 दिन के लिए। और कन्हैया ने अपने गांव में आने वाली तेघड़ा सीट पर सीपीआई उम्मीदवार रामरतन सिंह समेत कुछ और सीटों का प्रचार किया था। एबीपी न्यूज की पड़ताल में इस मैसेज की कुछ बातें सच और कुछ झूठी साबित हुई हैं। इसलिए वायरल हो रहा ये मैसेज आधा सच है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई वायरल मैसेज, फोटो या वीडियो है जिसके सही होने पर आपको शक है, तो एबीपी न्यूज को वायरल सच @abplive.in पर भेज दीजिए। हम उस खबर की पड़ताल करेंगे। और आगे देखिए खुद कन्हैया कुमार से बातचीत।